हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है और हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में भी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से अलग पाए जाते हैं। मैंने कई बार बताया भी है कि जुड़वा बच्चे यानी 2 बहनें या 2 भाई भी एक साथ जन्म लेने के बावजूद भी दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। हम उनकी विभिन्नताओं या उनकी विशेषताओं को देखते हुए हम दोनों को पहचान लेते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी भी रूप से दूसरे व्यक्ति के समान नहीं है। और हम इस चीज ये आंकड़े या हम अगर इन चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया चलानी है। हमें आगे जाके जैसे टीचर स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं या हमें कहीं भी जाके हमें ज्ञान देना है तो हम बच्चों की, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करवाएंगे। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण के बारे में पढ़ा, उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो प्रकरण है कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समायोजन। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समायोजन यानी हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया है तो हम कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं या कक्षा में हम शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं उस समय हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी बातों को ध्यान रखना है जिससे सभी बालकों को समान रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो सके, समान रूप से उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आपने देखा होगा कि हमारे हाथ की भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। वैसे ही एक कक्षा में जो बालक होते हैं वो समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कुछ बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कोई बालक होता है जिनको लेट समझ में आता है, फिर उनको जल्दी समझ में आता है। कुछ बालक होती है जिनकी स्मृति बहुत तेज होती है, याददाश्त बहुत तेज होती है, और कुछ बच्चों की जो अभी कार्य कराया और वो भी भूल जाते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण प्रक्रिया को करवाना है। अगर हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो शायद हमारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली या एक रुचिकर शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और इस तरह से जो कमजोर बालक है उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर, मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता को बांट सकते हैं। दूसरा है शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, इन 2 भागों में बांटकर हम पॉइंट वाइज को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसको पॉइंट के वाइज और बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर, संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। यानी संवेगात्मक मतलब कि सभी के अंदर संवेग यानी इमोशनल अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि विलियम मैकडूगल जिसने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है और 14 ही मूल प्रवृत्ति के 14 संवेग बताए, 14 संवेग बताए। 14 आपने इमोशनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आपने देखा ये गुस्सा करना, किसी से प्रेम करना, सहयोग करना, पलायन करना, ये सब क्या है? ये संवेग है, इमोशन है। किसी के सामने दुर् जाहिर करना, वेदना प्रकट करना, ये सब क्या है? इमोशन है, अपने संवेग कहते हैं। तो संवेग किसी के अंदर स्थिर होते हैं, किसी के अंदर अस्थिर होते हैं। कोई एकदम से आक्रामक हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी चाहे मजाक कर लो, कितने भी किसी भी प्रकार के मजाक कर लो, फिर भी वो बच्चे गुस्सा नहीं होते। तो उन संवेगों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के अंदर शिक्षण करवाना है। हमें उनको उन ग्रुप वाइज बांटना है और दोनों जैसे किसी के इमोशन ज्यादा तेज हो तो उनको अलग पढ़ाया जाए, जिनके इमोशन स्थिर है उनको अलग अध्ययन कराया जाए। उनके इमोशन को देखकर, उनके संवेग को देखकर हमें कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया करवानी है। दूसरा है बौद्धिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता।
दूसरा कौन सा पॉइंट है? बौद्धिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है ना, यानी बौद्धिक, हर व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर होता है, बुद्धि काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की कार्य करने की क्षमता तेज होती है, कुछ लोगों की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। हमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कुछ जैसे मान लो है कि कोई बालक अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को अगर फुर्तीली से या जल्द से करता है तो हमें उसको थोड़ा दीर्घ आयु का काम देना चाहिए। हमें थोड़ा सा तार्किक या चिंतन करने वाला कार्य उसको देना चाहिए। और जो जिसकी बुद्धि लब्धि कम है और जो मतलब कम बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार्य करता है तो हमें उसको सरल और आसान कार्य देना चाहिए, जिससे उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आए। और ये एक शिक्षक की ही भूमिका निभा सकता है। तीसरा है सफलता के अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। सफलता के अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो कोई व्यक्ति सफलता अनुभव करता है और सफलता के अनुभव करने के बाद में उसको एक उत्साह मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। तो हमें ऐसे बालकों को जो सफलता पे अपने एक उत्साह प्रकट करते हो, एक जिज्ञासा प्रकट करते हो, एक ऊर्जा पैदा करते हो, तो हमें उनको और ऐसे काम देने चाहिए जिससे वो अपना सफलता अनुभव करें और उस कार्य को और अच्छे से पेश करें, अच्छे से प्रकट करें। तो इन चीजों का, व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में स्मृति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। स्मृति के यानी कुछ व्यक्तियों की जो स्मृति होती है, मैंने अभी बताया कि कुछ व्यक्तियों की स्मृति होती है बहुत तेज होती है, मतलब कि कई पुरानी बातों को फट याद कर लेते हैं। और कुछ लोगों की होती है जो अभी हैंड टू हैंड जो काम करवाया है वो भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे जो पुराने चीजों को याद रखता है, जिनकी स्मृति बहुत तेज है, तो उन बालकों को एक अलग तरह से इसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया करवानी चाहिए। उनको अलग तरह से मटेरियल देना चाहिए, उनको अलग से विषय वस्तु देनी चाहिए, जिससे वो उस कार्य को अच्छे से कर सके, जिससे वो एक अच्छे से और मतलब एक एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त कर सके, एक अच्छे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद में शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। छठा जो पॉइंट है, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। यानी शैक्षिक, हर व्यक्ति की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, कुछ लोगों के अंक कम आते हैं, कुछ लोगों के अंक ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंक ज्यादा आते हैं और कुछ लोगों के कम आते हैं। तो उनकी जो कम अंक लाता है या कहीं ना कहीं मतलब है कि प्रतिभाशाली बालकों के से पीछे रहता है, तो उनको हम सरल, सहज और आसान चीजें सिखाए जाए। और जो प्रतिभाशाली है, जिनके अंक ज्यादा आते हैं, तो उनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या जो ऐसे तार्किक है, मनन वाली है, विचारधारा वाली जो विषय वस्तु होती है, उनको वो कार्य दिया जाए जिससे वो और प्रखर हो और सही ढंग से और अच्छे से ढंग से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सके और एक अपने सही क्षेत्र में उपयोग कर सके। अब अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की कार्य करने की अलग अलग एक रुचि होती है। अब कई व्यक्ति होते हैं जो गणित के सवालों को सोल्व करता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कई जनों को होता है प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। कई व्यक्ति होता है पेंटिंग करने में अच्छा लगता है उसको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिसके अंदर जो क्वालिटी हो, जो विशेषता हो, इसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और उस व्यक्तिगत भिन्नता को ही अपन को पकड़ के या उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण प्रक्रिया करवानी है या शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना है। ठीक है, तो कई व्यक्ति जैसे पेंटिंग का कार्य करे तो उसको पेंटिंग की चीजें सिखाई जाए। कई व्यक्ति अगर जैसे गणित के सवाल को सोल्व करना जानता है तो उसको वही चीज ज्यादा, मतलब सभी चीजें सिखानी है लेकिन उस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक, तो आपने देखा होगा कि हमारी विदेश की जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, वो शिक्षा प्रणाली ऐसी है, बचपन से ही बच्चों को ये देख लिया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही उसको ज्ञान करवाया जाता है, उसको वैसे ही शिक्षा दी जाती है और आगे आने वाले समय में या उसके भविष्य में वो एक बहुत बड़ा कार्य करता है। तो ये तो थी अपने मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। अब दूसरा है शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी शरीर के हिसाब से। यानी हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा है, कोई काला।
और कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, कोई मानसिक रूप से कमजोर भी होता है। तो एक शरीर में कई तरह की क्वालिटी होती है, कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती है। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसी के अंदर उसका जो माइंड होता है, जो एक वो कंप्यूटर होता है वो काम करने का, वो काम अच्छे से करता है। वो हर तरह से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, नवीन खोज करने की कोशिश करेगा, कहीं न कहीं इन्वेस्टर करने की कोशिश करेगा। अभी जो हमारी जो स्थिति चल रही है कोरोना काल की, इसलिए बीच में आपको हम ये बताए कि अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है। जिनके घर में अगर एक पॉजिटिव भी आता है तो उनके घर में चाहे कोई भी पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन सबके दिमाग में पॉजिटिव ही एक दिमाग में बैठ जाती है। सबको ऐसा लगता है कि हमको भी होगा, सबको ऐसा लगता है, ये कहीं न कहीं डर बैठ जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शरीर से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसका माइंड एकदम स्वस्थ रूप से कार्य करेगा। तो कुछ बिंदु है, इस बिंदु में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आयु की भिन्नता के आधार पर। एक ही कक्षा में, जैसे पहली कक्षा में 5 साल के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाँव के बच्चे जो 8 साल की उम्र में भी क्लास में प्रवेश लेते हैं। तो वो बच्चे क्या होता है कि वो उनसे बड़े होते हैं, पांचवी जो 6 साल की उम्र में भर्ती होते हैं, और कुछ बच्चे 8 वर्ष की उम्र में भर्ती होते हैं। तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक गिल्टी महसूस करता है। तो उन दोनों को थोड़ी सी क्या है, अलग शिक्षा दी जाए, उसको अलग बिठाया जाए, या अलग नहीं बिठाए तो कम से कम उसको अलग से ज्ञान कराया जाए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है शारीरिक परिपक्वता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक परिपक्वता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी शारीरिक परिपक्वता, यानी हर व्यक्ति की शारीरिक परिपक्वता का मतलब होता है कि जैसे संवेगात्मक की दृष्टि से देखो, आयु की दृष्टि से देखो, बौद्धिक की दृष्टि से देखो, और मानसिक विकास की दृष्टि से देखो। ये अगर शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक की दृष्टि से अगर संपूर्ण है तो वो अच्छे से परिपक्व है, वो सही तरह से समझ पा रहा है, उसका हर तरह से वो कार्य करने की क्षमता अच्छी है। तो वो एक अच्छे से, मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा एक शारीरिक परिपक्व है। लेकिन कई बार होता है कि उसमें से कुछ न कुछ एक पॉइंट कमजोर रह जाता है। मान लो अगर शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो संवेगात्मक दृष्टि से कमजोर रह जाता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अध्ययन करवाना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें उनका वर्गीकृत करके, बालकों को वर्गीकृत करके एक शिक्षण प्रक्रिया करवानी है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। और ये मैंने अभी बात बताई कि अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है और अच्छा है, शरीर से सुडौल है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति अच्छी होती है। उसको हमेशा नई चीज जानकारी प्राप्त करने की या नई नई बातों को जानने की एक जिज्ञासा होती है। और उन जिज्ञासा को हमें ध्यान रखते हुए हमें उनकी बातों को, उनके प्रश्नों को हमें उनका उत्तर देना है। हमें नई मटेरियल उनके सामने प्रस्तुत करनी है, नई जानकारी प्रस्तुत करनी है, तभी उनका ज्ञान और ग्रोथ होगा और विकसित होगा। लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो स्वस्थ नहीं होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। कई बालक होते हैं जो नॉर्मली हमेशा बीमार रहते हैं। तो हमें उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। जिस तरह से उसकी कंडीशन है, जैसी उसकी क्षमता है पढ़ने की, लिखने की, उसके हिसाब से उसका अध्ययन करवाना चाहिए। उसके बाद में विकलांगता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। अब विकलांगता के अंदर, अब विकलांगता का वर्ड तो अपने केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया। विकलांगता की जगह अब दिव्यांग कहा जाता है। पहले विकलांगता कहा जाता था, लेकिन अब इसके जगह दूसरा शब्द यूज किया जाता है, वो है दिव्यांग। दिव्यांग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। दिव्यांग में जैसे अंधे बच्चे आते हैं, बहरे बच्चे आते हैं, तुतला के बच्चे आते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, जिनकी दृष्टि दोष होता है, ये बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों का भी हमको ध्यान रखना है और उनके हिसाब से ही उनको शिक्षण प्रक्रिया करवानी है। जैसे अंधे बच्चे होते हैं उनको ब्रेन लिपि से पढ़ाया जाता है, और बहरे बच्चे होते हैं उनकी अलग से पढ़ाई कराई जाती है। उनके लिए जो ट्रेनिंग करे हुए टीचर होते हैं उनके लिए अलग से अपॉइंट होते हैं, अलग से नियुक्ति करवाई जाती है, और उनको अलग से ही सब ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद में थकान के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। कुछ बच्चे जल्दी थक जाते हैं, और जो थकते हैं
तो वो आलसी भी होते हैं, और जो थकान महसूस नहीं करते बालक वो आलसी नहीं होते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो बच्चे थकान महसूस नहीं करते हैं उन बालकों को दीर्घ अवधि का कार्य देना चाहिए, लंबे समय तक का कार्य देना चाहिए, जिससे वो कार्य को आसानी से कर सके और उस कार्य में उसको इंटरेस्ट भी आना चाहिए, उस कार्य में उसको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। और कुछ बच्चे जो थकान महसूस करते हैं तो उन बच्चों को उसके हिसाब से कार्य सरल और कम अवधि का कार्य देना चाहिए, जिससे वो आसानी से कर सके और अपने ऊपर एक स्ट्रेस, एक दबाव महसूस नहीं करे। तो ये थे अपने एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के का समायोजन के बिंदु, और आप लोगों को ये समझ में आए होंगे आशा करता हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, मेरे कमेंट्स पे पूछ सकते हो। और एक आवश्यक बात, आप लोग अटेंडेंस अभी तक नहीं भर रहे हो, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम अवश्य लिखें, आपकी अटेंडेंस यहाँ से होगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला विषय हम अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।